Hello friends, a very good evening. In this video we are going to discuss all the market highlights for the day. तो आज की जितनी भी मार्केट की हाइलाइट्स हैं वो सारी हम फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। जो भी मार्केट में न्यूज़ चल रही हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप मार्केट में एक्टिव रहते हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर कोई सी भी मार्केट हो, तो आपको जो भी जिस भी मार्केट से आप जुड़े हुए हो, तो आपको न्यूज़ एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि क्या चल रही हैं। इससे बेसिकली आपकी जो नॉलेज है वही बढ़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंसेक्स से लेट। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स बिल्कुल आज फ्लैट एंड हुआ। बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी ने भी 14,700 का लेवल ही होल्ड करके रखा हुआ है। आज की बात करूं तो मेटल सेक्टर ने बहुत ज़्यादा आउटशाइन किया, बैंक्स ने अंडर परफॉर्म किया। बेसिक बात करूं तो पीएसयू बैंक्स ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। सेंसेक्स आप देख सकते हैं जस्ट 7 पॉइंट्स की तेजी के साथ ही क्लोज हुआ है। वहीं बात करूं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 32 पॉइंट्स की तेजी के साथ ही क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। निफ्टी 50 का जो लेवल है वो 14708 है, वहीं सेंसेक्स का 49751 है। बात करते हैं आज के एफ और एफ के डाटा के ऊपर। तो दोस्तों एज पर एनएससी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं एफ और एफ ने आज फिर से जमकर माल बेचा। आप देख सकते हैं 1569 करोड़ के आसपास, 1569 करोड़ के आसपास का जहां पे यह माल इनकी तरफ से बेचा गया है। वही बात करूं डीआईएस की, नहीं तो डीआईएस ने यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग की है, बट आपको पता है जो मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं वो किसके ऊपर चल रहे हैं, वो एफ और एफ के डाटा के ऊपर चल रहे हैं। अब अगर ये लगातार माल बेचते जाएंगे तो डेफिनेटली वो मार्केट को हमेशा स्ट्रेस में रखेंगे, क्योंकि मार्केट जो 12,000 13,000 14,000 की लेवल को क्रॉस किया, इवन 15,000 के भी, तो वो किसने करवाया है? वो सारा जो एफ ने इतना जम जम के माल खरीदा है उनकी वजह से उठा है। अब वो अगर माल बेचेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। कोविड 19 से रिलेटेड एक और बात करूं तो दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे इम्पोज किए हैं फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस एमिड कोविड 19 सर्च। तो बेसिकली 1 मार्च से ये हमें जो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं पंजाब में आते हुए देखने को मिलेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह लिमिटेड द नंबर ऑफ पीपल गैदरिंग इंडोर्स टू 100। जो भी इंडोर गैदरिंग है उसकी संख्या कम करके अब 100 कर दी गई है। वहीं पे आउटडोर की गैदरिंग की संख्या अभी 200 बढ़ा दी गई है। ठीक है, पहले जो अनलिमिटेड थी, अभी फिर से इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है फ्रॉम 1 मार्च। इसके अलावा जो फेस मास्क है उसको मास्क को कंपलसरी भी कर दिया गया है। तो प्लीज़ जितना हो सके आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। इंडिया हैज 7,684 वेरिएंट्स ऑफ कोविड 19 वायरस से स्टडी। तो भारत में 7,684 किस्म के जो कोरोना वायरस के स्ट्रेन हैं वो अभी अवेलेबल हैं, स्टडी जो लेटेस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंडियन रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड 7,684 वेरिएंट्स इन सार्स कोव 2 दैट इज नोवल कोरोना वायरस जीनोम फ्रॉम सैंपल्स कलेक्टेड विद इन द कंट्री। मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जितना हो सके हमें बच के रहना चाहिए। हमें नहीं पता कि कौन सा इनमें से वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक होगा और किसको वो हो जाए। तो प्लीज़ हो सके तो जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन कीजिए। यूकेस अनएम्प्लॉयमेंट रेट रीचेस हाईएस्ट इन 5 years एट 5.1%। तो आप देख सकते हैं यूके का रिसेंटली डाटा आया है, आप देख सकते हैं 80,000 से वो रेज हुई है यहाँ पे जो इनकी अनएम्प्लॉयमेंट है एज़ कम्पेयर टू दिसंबर। तो दोस्तों ये हाईएस्ट है इन 5 सालों में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जिस हिसाब से यूके का ये डाटा अनएम्प्लॉयमेंट का, अगर ये भारत का भी इस हिसाब से आता है तो डेफिनेटली ये भी एक मार्केट को स्ट्रेस दे सकता है, क्योंकि अगर जॉब्स नहीं रहेंगी तब भी उससे मार्केट के भी जो सेंटीमेंट है वो भी खराब होते हैं, क्योंकि जब वर्कर्स ही खुश नहीं है तो कंपनी कहाँ से ग्रो करेंगी। तो एक ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा आने वाले टाइम में किस हिसाब से भारत के अनएम्प्लॉयमेंट के डेटास आते हैं। अभी जो रिसेंट डेटास आए हैं उसके अकॉर्डिंग तो अनएम्प्लॉयमेंट कम ही हुई है, बट फिर भी देखना होगा कि जिस हिसाब से यूके ने हमें इम्प्रेस किया है, यूके के डाटा ने, तो वो भारत का डाटा भी हमें जरूर देखना चाहिए। Another Bengaluru apartment complex sealed after detection of new COVID-19 cluster। तो रिसेंटली बेंगलुरु का एक और अपार्टमेंट है उसको भी सील कर दिया गया। यहाँ पे भी कोविड 19 के काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं। तो दोस्तों लगातार कोविड 19 के केसेस बढ़ने लग गए हैं। इवन इससे पहले हमने देखा था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला अगर किसी एक बिल्डिंग में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उस होल बिल्डिंग को भी सील किया जा सकता है। तो अभी यही केसेस हमें बेंगलोर में भी ऐसी सिचुएशन बनती हुई देखने को मिल रही है। तो हो सकता है बेंगलोर में भी अगर ऐसी सिचुएशन रही जिस हिसाब से महाराष्ट्र में अमरावती जैसी डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन लगा, तो बेंगलोर में भी देखने को मिल सकता है। अभी ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो मैं काफ़ी बार कवर भी कर चुका हूँ। तो आज फाइनली आप देख सकते हैं ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, टाटा कंज्यूमर टू रिप्लेस गेल इन इंडिया इन निफ्टी 50 इफेक्टिव फ्रॉम मार्च 31। तो मार्च में आपको पता है कि निफ्टी की रीबैलेंसिंग होगी, तो भी कंफर्म हो चुका है कि टाटा कंज्यूमर यहाँ पे GAI दैट इज गेल इंडिया लिमिटेड को डेफिनेटली यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। तो दोस्तों आप चाहें तो टाटा कंज्यूमर के ऊपर अपना फोकस रख सकते हैं। आप टाटा सोल्ट खाते हो तो वो टाटा कंज्यूमर का ही प्रोडक्ट है। तो हमने देखा FMCG का बिजनेस किस हिसाब से टाटा का
लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, तो उसी का ये नतीजा है कि ये स्टॉक भी निफ्टी 50 में अपनी जगह बना चुका है। तो नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों जीएमएम फोडलर्स है। आप, मेरे को लगता है अगर आपने इस स्टॉक को कभी वॉच भी किया होगा, अगर देखा भी होगा, तो आपको याद होगा कि किस हिसाब से 5000 एग्जैक्टली बात करूँ तो 200 या 300 के लेवल पे स्टॉक चल रहा था। और इस कंपनी ने अनाउंस किया 35% का ओएफएस और 3500 रुपये पे ओएफएस लगा लेके आए। उसके बाद ये स्टॉक ने इतने लोअर सर्किट लगाए कि 3500 रुपये के आसपास जाके एडजस्ट हो गया। तब से बहुत से रिटेल इन्वेस्टर और बहुत से अदर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अपना विश्वास भी खो दिया था। अभी कंपनी की तरफ से कुछ पॉजिटिव कमेंट्री आई है कि वी आर एक्सपेक्टिंग गुड इंप्रूवमेंट इन मार्जिन प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। तो आप देख सकते हैं। तो मैं जीएमएम फोल्डर से रिलेटेड यही बात करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से इन्होंने, कंपनी ने मार्केट में एकदम से ऐसा ओएफएस निकाल दिया, इसका डिविडेंड भी 1 रुपये का दिया, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्टॉक अभी लोगों की नज़रों से दूर चला गया। अगर आप चाहें, इसके अलावा एक और कंपनी है एचएलई ग्लासकोट। ये दोनों कंपनी जीएमएम फोल्डर और एचएलई ग्लासकोट ये ग्लास सेक्टर में ही डील करती हैं। और इवन ग्लासकोट ने अभी, इनके बोर्ड ने अप्रूव किया था कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर है वो आ सकते हैं। बट एचएलई ग्लासकोट कहाँ आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा, ये ओनली बीएससी पे देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं एज पर योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एडवाइस। येस बैंक शेयर राइजेस एमिड वोलेटाइल मार्केट। येस बैंक के बारे में यही कहना चाहता हूँ, पेनी स्टॉक है, इसमें आप उतना ही पैसा लगाना, कल को जीरो भी हो गया तो आपको दुख ना हो, ज़्यादा मोटा इसमें पैसा फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलायंस जियो टू इन्फ्यूज $200 million इन वेंचर कैपिटल फंड कलारी कैपिटल। तो आप देख रहे हैं रिलायंस जियो का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा, हमने देखा कि इनके जो सब्सक्राइबर है वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी अभी बहुत ज़्यादा कॉशियस हो चुकी है। इनको पता है कि अगर इनको मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहना है तो इनको बहुत ज़्यादा डील्स यहाँ पे करनी पड़ सकती हैं। इवन भारती एयरटेल अभी आपको पता नंबर 1 पे आ चुका है, रिलायंस जियो को पीछे छोड़ के। यही कदम रिलायंस जियो उठा रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका जो लॉस हुआ है रेवेन्यू का, उसको रेक्टिफाई कर पाए। भारत फोर्ज के बारे में यही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे फर्म को डिफेंस मिनिस्ट्री से ऑर्डर मिले हैं। इवन हमने देखा था कि रिसेंटली पीएम मोदी जी और इवन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो भी कहते रहते हैं कि आप जो भी भारत के बने हुए सामान है वही डिफेंस में यूज़ कीजिए। तो जिसके कारण डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूम मिल रहा है। बट डिफेंस सेक्टर के मुझे दो स्टॉक ही अच्छे लगते हैं, आप चाहें तो इनको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एक तो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा है मिधानी। मिधानी क्या करती है, मिधानी बेसिकली जो भी आप देखते होंगे बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह होती हैं जो सोल्जर्स को प्रोवाइड की जाती हैं, ये मिधानी ही बना के देता है। तो आप चाहें तो इन दो स्टॉक को अगर डिफेंस में रखना है अपनी वॉच लिस्ट में तो इनको रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं मारुति सुजुकी। तो अब मारुति सुजुकी लगातार गिरता ही जा रहा है। आप देखते हैं आज 5th सेशन में गिरता हुआ देखने को मिला। इवन जो स्टॉक 7000 के लेवल के आसपास भी आ चुका था, उससे नीचे भी जा चुका है। ऑल टाइम हाई से अभी भी स्टॉक 1200 या फिर आप कह सकते हैं रफली 1500 रुपये नीचे चल रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी आप चाहें तो इसको वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, क्योंकि अगर ये कंपनी भी कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कुछ आप न्यूज़ निकालती है तो स्टॉक में फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। और मारुति सुजुकी तो वैसे भी आपको पता है घर घर का ब्रांड माना जाता है। यूपीएल से न्यूज़ आई है दोस्तों, तो जल्दी से यूपीएल भी आज स्लिप होते हुए देखने को मिला आफ्टर फायर ब्रेक्स आउट एट गुजरात यूनिट। तो यूपीएल से रिलेटेड यही बात कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी में हमने देखा था पहले ऑडिटर से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। अभी यहाँ पे कंपनी में कुछ जो इनका गुजरात प्लांट है वहाँ पे भी आग लगते हुए देखने को मिली। अभी फिलहाल कंपनी ने बोला है कि देयर इज़ नो फैटलिटी रिपोर्टेड। बट यूपीएल को मैं हमेशा यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप चले चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। यूपीएल से अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जैसे नवीन फ्लोरीन या फिर आप दीपक नाइट्राइट। ऐसे स्टॉक को एज कम्पेयर टू यूपीएल अपनी पोर्टफोलियो में जगह देना चाहें तो फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से दे सकते हैं। डीएचएफएल से रिलेटेड एक और न्यूज़ है दोस्तों। जो डीएचएफएल में आज भी हमने देखा था किस हिसाब से लोअर सर्किट देखने को मिला है, 17 रुपये के आसपास स्टॉक आ चुका है। तो डीएचएफएल की बड़ी मुसीबत, ऑडिटर ने पकड़ा 6182 करोड़ का एक और फर्जी लेन देन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रैंड थॉर्नटन नाम से जो ऑडिटर बिठाए गए हैं, तो इन्होंने एक और अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन दिखाई है। उन्होंने कहा है कि इस ट्रांजेक्शन के बदले, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन के बदले 6100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड हुआ है। तो जिसके बाद हमने ये न्यूज़ के बाद आज फिर से स्टॉक में हमें लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। डीएचएफएल में आप देख सकते हैं किस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर कूद रहे हैं। यही कहना चाहता हूँ, अवॉइड कर दीजिए। डीएचएफएल से अच्छे अच्छे और भी स्टॉक बहुत मार्केट में अवेलेबल है। डीएचएफएल और येस बैंक का प्राइस सेम चल रहा है। अगर आपको रिस्क लेना ही है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेकर डीएचएफएल को छोड़कर आप येस बैंक में जरूर जा सकते हैं, क्योंकि अभी येस बैंक बिल्कुल एसबीआई के कब्जे में आ चुका है। तो अभी इतनी हमें कुछ धांधली होती हुई देखने को नहीं मिल सकती है। तो दोनों में से डीएचएफएल और येस बैंक में से आप चाहें तो थोड़ा सा येस बैंक के ऊपर फोकस रखिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से लेके। मैं कोई भी बाइंग या सेलिंग की राय नहीं देता हूँ, क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मेरा काम है जो भी मार्केट में न्यूज़ चलती है वो आपके तक पहुँचाना। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।